नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे द हिंदू एडिटोरियल के ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के यहाँ पे दो आर्टिकल। जो पहला आर्टिकल दिया है उसका नाम है इम्पार्शियल, अलूफ एंड सोबर एज अ जज। इस आर्टिकल का कंटेंट है जजेस को कैसा होना चाहिए, उनकी अप्रोचेस के बारे में बोला जाता है। अभी रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए कन्विक्ट दिया गया। तो बात की जाती है कि कैसे आज और पास्ट में जजेस की अप्रोच चेंज हुई है क्रिटिसिज्म को लेके, कंटेम्प्ट को लेके। तो बोला जाता है प्रशांत भूषण से मिलता जुलता एक केस कोर्ट की डिग्निटी को कंटेम्प्ट करने में एक ऐसा ही केस सामने आया था। उत्तर प्रदेश के एक विलेजर द्वारा पोस्ट कार्ड बनाए गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में। ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा उस केस को हाई कोर्ट में लाया गया, जिससे हाई कोर्ट ने काफ़ी समन भेजे उस एक व्यक्ति को कोर्ट में पेश होने के लिए। लेकिन उस व्यक्ति द्वारा कोर्ट के समन ऑर्डर्स को इग्नोर किया गया। फिर फाइनली में कोर्ट द्वारा नॉन अवेलेबल वारंट को इशू किया गया उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, जिसके बाद उस व्यक्ति को प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट में पुलिस के द्वारा। कोर्ट की उस बेंच द्वारा विलेजर्स से क्वेश्चन की गई थी कि आपने इतने सारे नोटिस जो कोर्ट द्वारा भेजे गए, आपने उन्हें रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया। उस व्यक्ति द्वारा जवाब में यह कहा गया कि वह व्यक्ति काफ़ी गरीब है और जो वो कोर्ट आने तक के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे प्रोड्यूस किया कोर्ट के सामने, जिससे उसे कोर्ट में आने तक के पैसे नहीं देने पड़े थे। और कोर्ट द्वारा जब कार्रवाई आगे की गई उसके एलिगेशंस को लेके, तो उस व्यक्ति द्वारा क्रिटिसिज्म किया गया था मजिस्ट्रेट के प्रति। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसके उठाए एलिगेशन से कंटेम्प्ट नहीं हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, जिसके लिए उसे वार्निंग दी गई और ऐसे एलिगेशंस बनाने के लिए उसे कोर्ट द्वारा छोड़ दिया गया था। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे पास के जजेस की क्वालिटी के बारे में लाइट डाली गई, जिससे आज हुई ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे पास्ट के जजेस की क्वालिटी के बारे में लाइट डाली गई, जिससे आज हुए केस प्रशांत भूषण को कंपेयर किया जाता है। आज समय काफ़ी चेंज हुआ है, जिससे कोर्ट की फंक्शनिंग में चेंजेस काफ़ी आए हैं। मजिस्ट्रेट एक पहली सीढ़ी है कोर्ट्स के, जो सुप्रीम कोर्ट की जैसा सुपीरियर कोर्ट नहीं होता है, लेकिन और ना ही सुपीरियर जज होता है, बट जो क्वालिटीज़ हैं वो जजेस में सिमिलर ही होती हैं। जैसे इंटीग्रिटी की अप्रोच के साथ साथ वाइज जजमेंट की कैपेबिलिटीज़ और बिना पार्शियलिटी करे डिसीजन देना। और एक और क्वालिटी से जज को आइडेंटिफाई किया जाता है सोवर से, जिसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस भी बोला जाता है जो जजेस में मिलती है। जजेस की क्वालिटी में सोवर को एक मेटाफोर की तरह माना जाता है, जिससे दो सिमिलरिटीज़ को कोरिलेट करते हैं, जैसे कि जजेस की सीरियसनेस का होना, जिससे एज सोवर एज जज कहते हैं। जिसे जज का सीरियस होना कोई ह्यूमरलेस ग्रेमरनेस नहीं, बल्कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे उनके बिहेवियर से कई चीज़ों को हैंडल किया जाता है बैलेंस करने में, और उन सिचुएशंस पर पब्लिक अटेंशन को रिमूव किया जाता है। तो आगे बात की जाती है कि प्रशांत भूषण के जजमेंट में सबसे पहले हुई ट्वीट के बारे में कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा राइड करना 50 लाख रुपए तक की बाइक जो राजभवन के किसी बीजेपी लीडर की थी। सीजीआई नागपुर में थे, बिना मास्क और हेलमेट के थे वो। तो इस ट्वीट के बारे में कोर्ट कहती है कि जो क्रिटिसिज्म किया गया वो एक व्यक्ति के बारे में है, ना कि सीजीआई के अगेंस्ट में था। और दूसरा ट्वीट में भूषण द्वारा कहा गया कि सीजीआई द्वारा लोगों को डिनाई किया जा रहा है फंडामेंटल राइट्स को जस्टिस देने में इस लॉकडाउन में, और सीजीआई खुद ही घूम रहे हैं। इस दूसरे ट्वीट को कोर्ट द्वारा होल्ड किया गया कंडेम ऑफ सीजीआई के, और जिससे कंटेम्प्ट कहा गया, और कोर्ट द्वारा ही माना गया कि सीजीआई के फ़ोटोग्राफ पर कमेंट करने से कंटेम्प्ट के चार्जेस नहीं होते हैं, जिससे सिटीजन सेफ है अगर उनके द्वारा ये गिल्टी किया जाता है तो। लेकिन अब तब तक वो कंटेम्प्ट नहीं होगा जब तक वो कमेंट सीजीआई के रोल के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा देता उनके एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में। सिटीजन्स द्वारा भी उन फोटोग्राफ्स पर केयरफुली ऑब्जर्वेशन किया जाए, तब कोई कमेंट बनाना चाहिए, ये नहीं बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट्स करें। लेकिन इन सब में आज सुपीरियर कोर्ट के जजेस में आज पर्सनल कंडक्ट में काफ़ी चेंजेस आए हैं, उनके पर्सनल कंडक्टेड में केसेस को लेके, जिससे वे नहीं चाहते कि क्रिटिसिज्म किया जाए जजेस का। लेकिन कोर्ट द्वारा प्रशांत भूषण के केस में काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की गई,
ऐसे केस पर जिसे कोर्ट इग्नोर भी कर सकता था, लेकिन कोर्ट द्वारा उन पर कार्रवाई करना जिसमें कोई भी हेल्दी मोटिव नहीं था, जिससे फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की कोर्ट को एट्रीब्यूटिव तथा रीजनेबल बनाया जा सके। वायर सर्विसेज द्वारा जो लोग इस ट्वीट से फेमिलियर थे इस इंसिडेंट से, जिनके द्वारा कहा गया है कि सीजीआई द्वारा उस मोटरसाइकिल पर सिर्फ बैठे थे, वो उनकी बाइक नहीं थी और सीजीआई उस बाइक को रिटायरमेंट के बाद ऑन करना चाहते थे। इस फोटोग्राफ में यूनिक सिर्फ ये था कि उस बाइक पर सीजीआई थे, ना कि ये वे क्या कर रहे थे। ये सब बातों पर सिटीजन द्वारा ध्यान ही नहीं दिया गया था। और सवाल ये आता है कि सीजीआई को भी वाइज होना चाहिए था अपने इस एंथुजियाज्म पर, जब तक वो ऑफिस हेल्ड कर रहे हैं, या फिर उन्हें इस एंथुजियाज्म पर कर्व लगा देना चाहिए था रिटायरमेंट होने तक। लेकिन अब क्या होगा कि अगर दूसरे जजेस का एंथुजियाज्म अगर कुछ और है तो शायद उन पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। जैसे किसी जज का एंथुजियाज्म है स्पोर्ट्स का, तो उन्हें भी पहले थिंक करना पड़ेगा इन कमेंट्स का, जिससे आज बहुत सारे लॉयर्स आज जो बड़े बड़े बेंच में हायर लेवल पर पहुंचने वाले हैं, जिनको शायद अपनी हॉबीज़ पर कर्व और चेंजेस करनी पड़ेगी, हैबिट्स को भी, और जिससे सीरियस कंडक्ट होगा फिर केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा। तो आगे बात की जाती है कि कैसे जजेस पब्लिक अटेंशन से दूर रहते हैं। अगर पास से देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के बाद से जजेस द्वारा एक अकेले अलग सबसे दूर रहने की डिस्टेंस मेंटेन किया गया उनके द्वारा, जिससे वे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक अटेंशन से दूर रहते हैं। 1980 से पहले जजेस को उनके रैंक तक की कोई बाइसिकल, कोई रेड सायरन वाली कार तक नहीं प्रोवाइडेड की जाती थी। लेकिन 1980s में हाई कोर्ट के जजेस को ऑफिशियल कार्स दिए गए। उससे पहले जजेस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुद से ड्राइव करना पड़ता था कोर्ट्स के अंदर। कुछ स्टेजेस पर जजेस को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के साथ देखा गया, जिससे कहा जाता है कि कुछ प्रिविलेजेस टर्म सामने आए, लेकिन जिससे जजेस द्वारा उनके स्टैंडर्ड ऑफ जुडिशियल वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई अप्रोच नहीं देखी गई आज तक, जिसके कारण वे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अटेंशन में नहीं रहते। पॉलिटिशियन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ वे ज़्यादा पब्लिक अटेंशंस में रहते हैं। आज भी कोर्ट्स में मोस्ट जजेस ज़्यादा से ज़्यादा अपने जुडिशियल वर्क पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने जजमेंट्स देते रहते हैं केसेस के अंदर में, जिससे मतलब ये नहीं है कि उनके पास कोई राइट नहीं है अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने में, बट जिसके साथ साथ वो अवॉइड भी करते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ को कोर्ट में लाई हुई को। जजेस द्वारा कोई भी व्यू नहीं दिया जाता कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पर, जिससे उन्हें कंडेम किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट को इन सभी चेंजेस को समझना चाहिए, डीपली थिंक करना चाहिए उन नॉर्म्स को, जिनसे कोर्ट को रिस्पेक्ट और कोर्ट से पब्लिक में कॉन्फिडेंस आता है। तो हमारा जो पहला आर्टिकल था वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड आर्टिकल की तरफ। तो सेकंड आर्टिकल का नेम है कैन अ डिजिटल ID एड जुडिश इंडियाज़ प्राइमरी हेल्थ इकोसिस्टम। इस आर्टिकल का कंटेंट है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये न्यूज़ में क्यों है? इस कोविड-19 में काफ़ी इकॉनमी फॉल हुई है, बहुत सारे डिसरप्शन हुए हेल्थ केयर सिस्टम में भी, जिससे तो अब जिसके लिए अब प्रधानमंत्री द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल हेल्थ ID इशू करी जाएगी हेल्थ सर्विसेज में सिटीजन्स के लिए, जिससे सभी सिटीजन्स की हेल्थ पर सारा रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सकेगा। तो आगे बात बोली जाती है डिजिटल हेल्थ ID है क्या और यह सिटीजन्स के हित में कैसे काम करेगी। डिजिटल हेल्थ सिस्टम को बिल्ड किया जाएगा हेल्थ सिस्टम्स के वेल फंक्शनिंग पर, मतलब कि आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए और अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, जिससे सभी पेशेंट के डेटा को रिकॉर्ड किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले इंटीग्रेट करना होगा हेल्थ सिस्टम्स को कलेक्टिव फॉर्म में करना पड़ेगा, जिसके बेस्ड पर डेटा को इंटीग्रेट किया जा सकेगा और गवर्नमेंट को रेगुलेट करना होगा प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स को। और जो डेटा कलेक्शन है वो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल से कलेक्ट होना चाहिए हेल्थ सिस्टम में, और गवर्नमेंट को इस डेटा को बड़े ही बारीकी से यूज़ करना होगा, जिससे सिटीजन्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाए। इसके डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को यूज़ करना अच्छा रहेगा। अगर ऊपर कही गई टर्म्स को गवर्नमेंट द्वारा ध्यान नहीं रखा गया तो शायद हेल्थ ID सिस्टम कम से कम इस्तेमाल में आएगा और यह लेस इफ़ेक्टिव साबित होगा हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में।
आगे आर्टिकल में बात कही जाती है डिजिटल सिस्टम से जोड़ने से हेल्थ केयर सिस्टम कैसे रहेंगे। डिजिटल हेल्थ आईडी सिस्टम में ह्यूमन को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि आईडी, आधार और अदर आईडी, पैन कार्ड्स पॉसिबल होगा बनाया जा सकेगा हेल्थ केयर सिस्टम्स को रोबास्ट। अगर इन सब आईडीज़ का यूज़ होगा तो जिससे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा सक्सेस बनाया जा सकता है डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स को। और कभी अगर बायोमेट्रिक नहीं वर्क करता तो उस कारण से एक न्यू हेल्थ आईडी को क्रिएट किया जा रहा है जिस चीज़ के लिए, जिससे ईजिली ड्राइव किया जा सकेगा हेल्थ सिस्टम को। लेकिन बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिन्हें अभी भी एड्रेस करना होगा गवर्नमेंट को। अगर फार्मेसी में मेडिसिन पर बारकोड होगा तो कैसे उस इंसान का डाटा को कनेक्ट किया जाएगा उस मेडिसिन से। और अगर डॉक्टर द्वारा इंडिविजुअल पर्सन अप्रोच करता है तो उस डॉक्टर का डेटा प्रेजेंट किया जाएगा कि नहीं। और अगर प्रिस्क्रिप्शन को भी डेटाबेस पे नोटिस किया जाएगा तो क्या कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन रीडेबल डिजिटली और मशीन रीडेबल लाई गई है जिससे ये सब इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके। इन सब चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है एक इंडिविजुअल को। आज गवर्नमेंट द्वारा डिजिटल आईडी को क्रिएट करना जिससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो भारत में, इसके लिए हमें डिजिटल टूल के साथ साथ कुछ अदर फैक्टर्स पर भी ध्यान देना होगा। हेल्थ सिस्टम और डिजिटल ई हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट को पहले कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर ध्यान देना होगा, जिसमें पहला है कि गवर्नमेंट को फाउंडेशनल पॉलिसीज़ बनानी होंगी जिससे पूरे हेल्थ सिस्टम को कनेक्ट किया जा सकेगा। और दूसरे नंबर पर कुछ नई स्ट्रैटेजीज़, पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सकेगा और ई हेल्थ एप्लीकेशन बनाए जा सकें जिससे पहले हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए डिजिटल पर। भारत के पास मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है लेकिन उसकी फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर का डेटा रिसीव किया गया है लेकिन वो काफ़ी कम है और बहुत सी वैरायटीज़ के डेटा हैं जो रिसीव किए हैं जो काफ़ी लिमिटेड लेवल पर हैं, जो काफ़ी असमर्थ हैं। और दूसरे प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती है मलेरिया जैसे केसेस की और डिसीज़ की, जिनके केसेस 20 टाइम ज़्यादा पाए जाते हैं जो उनके ऑफिशियल सिस्टम द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं। डिजिटल ई हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के सभी केसेस को, रिपोर्ट्स को मेंशन किया जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए इसे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में डालना चाहिए। ये सब बिना एलिमेंट्स के ई हेल्थ सिस्टम को रोबस्ट नहीं बनाया जा सकेगा। गवर्नमेंट को आज कुछ नए सॉल्यूशन लाने चाहिए उन सर्विसेज के लिए जो प्राइमरी लेवल पर बंद कर दी गई हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पोर्शन होगा इस ई हेल्थ सिस्टम में डेटा कलेक्शन करने में और उसे रिपोर्ट करने में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 10 से 20 गुना तक डेवलप कंट्री के बराबर है, जिसमें हेल्थ केयर सिस्टम में शॉर्टेज रहती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेके शॉर्टेज ऑफ स्टाफ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कोई क्लियर डेटा नहीं किया जा सकता न्यूट्रिशनल स्टेटस पर ह्यूमन बीइंग के। प्राइमरी केयर में ज़्यादातर न्यूट्रिशन एडवाइस की लैकनेस रहती है, जैसे कि एक पेशेंट को मेडिसिन और न्यूट्रिशन एडवाइस तभी दी जा सकती है जब उसका वेट मेज़रमेंट हो, उसकी हाइट को मेज़र किया जाए, उसके बॉडी मास इंडेक्स को। ऐसा कुछ किया ही नहीं जाता है ग्राउंडेड लेवल पर। और आज कुछ नई टेक्नोलॉजीज लानी होंगी जिससे पेशेंट की हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स को ऑटोमेटिकली मेज़र किया जा सके, जिससे बेस पर आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि पर्सन अंडर न्यूरिशमेंट है या नॉर्मल लेवल पर है। इस डिजिटल सिस्टम को रोबस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे रूरल एरियाज़ में जहाँ से धीरे धीरे करके डेटा लिया जा पाएगा, और एक बैक एंड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी जो कलेक्ट करेगी सारी इन्फॉर्मेशंस को, जिसके लिए ज़रूरत होगी डिजिटल डेंटिस्ट्री प्लेटफॉर्म्स की, डिजिटल ब्लड स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म्स की, डिजिटल स्टेथोस्कोप्स की। आगे आर्टिकल में कहा जाता है कि इन डिजिटल हेल्थ आईडीज़ के द्वारा पर्सन के हेल्थ स्टेटस पर डिस्क्रिमिनेशन भी किया जा सकता है। अगर इंडिविजुअल का डाटा एम्प्लॉयर द्वारा यूज़ किया जाएगा जॉब्स के समय पर, जिससे शायद उसकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उसे एम्प्लॉय नहीं किया जा सकेगा और ना ही इंश्योरेंस दिया जा सकेगा उसके हेल्थ इश्यूज़ पर, या फिर उन पर ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाएगा उसके इंश्योरेंस पर। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित है तो शायद जॉब्स प्लेसेस पर उसे सोशल से अलग रखा जा सकता है, और इन सब के लिए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। और अदर इश्यूज़ हैं कि रेगुलेशंस को लेके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितने बेड अवेलेबल हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। इस समय गवर्नमेंट
कोविड-19 की महामारी से लड़ रही है और उनके पास कोई भी लिस्ट नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की। और आज रेगुलेशन होने चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन को मैंडेटरी कर दिया जाए, जो गवर्नमेंट को मिल सके प्राइवेट सेक्टर से। और बहुत स्टेट्स में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को यूज़ में नहीं लाया गया अभी तक इफ़ेक्टिव वे में। अगर इस डिजिटल हेल्थ सिस्टम से गवर्नमेंट के पास हेल्थ का सारा डेटा होगा तो पब्लिक हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा सकेगा, जिसको यूज़ किया जा सकता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में। लेकिन ज़्यादातर जो इलनेस ह्यूमन बींग्स में कम्युनिकेबल डिसीज़ के कारण पाई जाती है और पेरीनेटल और द मैटरनल हेल्थ कंडीशन के केसेस भी ज़्यादा होते हैं, जिनके लिए लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस और जिनके लिए इलाज के लिए क्लिनिकल्स में जाना पड़ता है। तो इन सभी डेटा कलेक्शन से स्ट्रेंथन बनाया जा सकेगा प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स को और उनकी सर्विसेज को। आज टेक्नोलॉजी इतनी रेस कर दी गई है, बिना इस आईडी सिस्टम के भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए जीडीपी के स्मॉल पोर्शन से भी एसेंशियल मेडिसिन को फ्री में प्रोवाइड किया जा सकता है सिटीजन्स को। जैसा कि तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन मॉडल द्वारा जिसे रिप्रोड्यूस किया गया केरला और राजस्थान में, जिनसे उन स्टेट्स में एसेंशियल मेडिसिन को अवेलेबल कराया गया है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देने में। और उन्होंने इस सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी रखी है और फ्री ऑफ करप्शन रखी है। आखिर में कहा जाता है डिजिटल आईडी से क्या राइट टू मेडिसिन नहीं दिया जा सकता हर एक सिटीजन्स को। सबसे पहले गवर्नमेंट को इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सर्विस पर ध्यान देना चाहिए और उसे ग्राउंडेड लेवल पर इंक्रीज़ करना चाहिए। उसके बाद लोकल प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को इस डिजिटल सिस्टम में लाना चाहिए, जिससे डिजिटल सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन अवेल की जा सकेगी और मेडिसिन को डिलीवर किया जा सकेगा पर्सन टू पर्सन। इस डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के द्वारा क्रॉनिक इलनेस जैसे प्रॉब्लम्स होना, डायबिटीज़ से हाई बीपी, एथलेटिक कार्डियक एलिमेंट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकेगा डिजिटल हेल्थ सिस्टम पर, जिसमें लो कॉस्ट होगी, क्वालिटी मेडिसिन दी जा सकेगी और जो एल्डर पेशेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनको मदद की ज़रूरत है, उन्हें दी जा सकेगी हेल्थ केयर सिस्टम में। इस डिजिटल हेल्थ सिस्टम से सेंट्रलाइज करने से डेटा को, इंफॉर्मेशन को, ये सब अच्छे स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, जिससे केयर की जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जिससे ट्रैक अभी भी नहीं किया जा पाएगा, अभी भी उस पेशेंट को मेडिसिन डिलीवर की गई कि नहीं उसको, और जिसके लिए आज ज़रूरत है रियल टाइम ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, जिससे मेडिसिन लेते समय उसकी ऑथेंटिकेशन की जा सके और पता लगाया जा सके कि उससे मेडिसिन प्राप्त हो गई है। तो आज हमने 2 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।